बिस्तर या किसी भी सतह की लगातार संपर्क में रहने या दबाव के कारण त्वचा में होने वाले घाव को हम बेड सोर बोलते हैं। ये सामान्यतः उन लोगों में होता है जो लंबे समय से बेड पर लेटे हुए हैं या किसी बीमारी की वजह से उठ नहीं पाते हैं, अपना कार्य खुद नहीं कर पाते हैं और करवट वगैरह नहीं ले पाते हैं। उन लोगों में बेड सोर होने की संभावना सबसे अधिक होती है। जैसे लकवा के मरीज हो गए, कोई ओल्ड एज के व्यक्ति हो गए जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है या किसी बीमारी की वजह से लंबे समय से वो बेड पे हैं, किसी एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से भी लंबे समय से बेड पे हो सकते हैं। ऐसे लोगों में संभावना सबसे ज़्यादा होती है कि उन्हें बेड सोर हो सकते हैं। लंबे समय से बिस्तर पर लेटे रहने की वजह से क्या होता है कि त्वचा अपनी ही शरीर की हड्डियों और बिस्तर की दोनों की सतहों के बीच में त्वचा पर दबाव पड़ने लग जाता है। त्वचा पर दबाव की वजह से क्या होता है, त्वचा के उस हिस्से में ब्लड की सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है या बंद हो जाती है, जिससे धीरे धीरे उस हिस्से को पोषण मिलना बंद हो जाता है और वो त्वचा का वो हिस्सा धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और अगर हम ध्यान नहीं दें समय पर तो वो एक बड़े घाव का रूप ले सकता है। इसी को हम बेड सोर कहते हैं। तो बेड सोर को होने की संभावना किन लोगों में सबसे ज़्यादा होती है उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले हमने बात की थी कि जो लंबे समय से एक ही स्थिति में बिस्तर पर लेटे हुए हैं व्यक्ति हैं, उन्हें बेड सोर होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। उसके अलावा भी कुछ कारण हैं जिनसे बेड सोर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दूसरा कारण इसमें हम मान के चलते हैं कि मोबिलिटी का कम होना। मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट या बॉडी का मूवमेंट का कम हो जाना, एक ही स्थिति में रहना, ये बेड सोर का सबसे मुख्य कारण है जिससे लगातार दबाव होता है और बेड सोर हो जाता है। दूसरा कारण जो होता है, अगर लकवा या किसी बीमारी के पेशेंट हैं जिनके शरीर के किसी हिस्से में सेंसेशन नहीं है या संवेदनाओं की कमी है। संवेदना से मतलब है कि उन्हें शरीर के उस हिस्से में किसी भी चीज़ का आभास नहीं होता है, उन्हें भी ज़्यादा चांस रहते हैं बेड सोर होने के। इसके अलावा जो अगला कारण है वो है पोषण की कमी। जैसा कि हम जानते हैं एक बीमार व्यक्ति जो बेड पर लंबे टाइम तक लेटा हुआ है और बीमार है, वो इतना अच्छे से खाना पीना नहीं कर पाता जितना हम लोग कर पाते हैं, तो उनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। तो ये भी एक कारण होता है बेड सोर होने का। उसके अलावा जो अगला कारण होता है वो होता है लगातार गीलेपन के संपर्क में रहना। गीलेपन से संपर्क कैसे रहेगा? बेड पर लेटा हुआ व्यक्ति है, उसे एहसास नहीं है, तो उससे पसीना अगर ज़्यादा आ रहा है तो बेड सोर की संभावना बढ़ जाएगी। अगर उसने टॉयलेट्स वगैरह कर दिया है बिस्तर पर और वो गीले में पड़ा है, हम टाइम पर उसको देख नहीं पाए, तो वो बेड सोर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मरीज को हम उसकी करवट दिलाते टाइम या ऊपर नीचे खिसकाते टाइम बिस्तर और उसकी त्वचा के बीच में जो घर्षण होता है उसकी वजह से भी त्वचा का फटना या बेड सोर हो सकता है। अब बेड सोर के कारण जानने के बाद हम ये देखेंगे कि हम कैसे पता करें कि किसी पेशेंट को बेड सोर हो रहा है या संभावना बढ़ रही है। तो सबसे पहले हमें मरीज को या जो भी वृद्ध व्यक्ति है उनको रेगुलरली टाइम टू टाइम उनको हमें करवट दिलानी है। करवट से मतलब है कि अगर मरीज सीधा लेटा हुआ है तो 2 घंटे अगर सीधा लेटा हुआ है तो हमें 2 घंटे उसको राइट साइड में करवट दिलानी है और 2 घंटे लेफ्ट साइड में करवट दिलानी है। और पीठ के पीछे, घुटनों के बीच में और जहाँ भी ऐसी सतह है जहाँ पे हड्डियों का दबाव त्वचा पे ज़्यादा पड़ रहा है, उनके बीच में कुशन वगैरह है, तकिया लगा के उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जिससे प्रेशर पॉइंट जो होते हैं, दबाव वाली सतह होती है, उनको हम कम कर सकें। दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमें नियमित त्वचा की देखभाल करनी है। देखभाल में आ जाता है कि ऐसे मरीज को डेली करवट दिला के दिन में 1 या 2 बार उनकी पूरी स्किन को किसी मॉइस्चराइज़र या गीले कपड़े से या फिर कुछ मेडिकेटेड बेड वाइप्स आते हैं जो मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाते हैं, उनसे पूरी त्वचा को, पूरे शरीर के हर हिस्से को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद, सूखने के बाद उनके कपड़े चेंज करेंगे और कपड़ों में सिलवटें नहीं रहने देंगे। फिर अगला जो होता है बचाव का तरीका, उसमें तो न्यूट्रिशन, जैसा हमने बताया, उनका किसी अच्छे डाइटिशियन से मिलकर अपने डॉक्टर से बात करके उनका न्यूट्रिशन अगर सही नहीं है, उनका पोषण सही नहीं है, तो उचित सलाह के हिसाब से उनको पोषण प्रदान करेंगे। फिर हो गया, हमने घर्षण की बात की थी कि मरीज को हम ऊपर नीचे सरकाते टाइम भी बेड सोर हो सकता है। तो बेड सोर से बचाने के लिए मरीज को कोशिश करें कि घसीटते हुए नहीं सरकाएं, थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए 2 लोगों की या 3 लोगों की मदद से ही उनको उठाएं या बिठाएं। बेड सोर जो है, अगला बचाव जो है गीलेपन को दूर करके किया जा सकता है। गीलापन जैसे पसीना अगर पेशेंट को बार बार जा रहा है तो पंखे का यूज कर सकते हैं, पाउडर वगैरह यूज कर सकते हैं। टॉयलेट वगैरह के लिए हम नियमित रूप से उसको चेक कर सकते हैं कि मरीज़ ने अगर टॉयलेट किया है तो तुरंत उनके कपड़े या डायपर वगैरह चेंज करना है। और अगर आवश्यकता नहीं है तो डायपर का इस्तेमाल हमें लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। डायपर खुला रखना चाहिए, जिसकी वजह से भी बेड सोर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बेड सोर के प्रेशर पॉइंट या दबाव वाली सतहों को जानने के लिए हम इस फोटो में देख के ये जानेंगे कि किन किन हिस्सों में सबसे ज़्यादा बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं
ये डिपेंड करता है पेशेंट किस पोजीशन में है। अगर सीधी अवस्था में है तो इस फोटो में दिए गए हिस्सों में सबसे ज़्यादा दबाव होने की संभावना और बेड सोर होने की संभावना रहेगी। अगर करवट में है तो भी संभावना रहेगी। अगर पेशेंट व्हील चेयर पर बैठा है तो भी बेड सोर होने की संभावनाएं रहेगी। तो हमें अवॉइड करना है लॉन्ग टाइम एक ही पोजीशन में रखना पेशेंट को अवॉइड करें। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे ध्यान दें और नियमित रूप से परीक्षण करते रहें। बेड सोर की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। बेड सोर की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में बेड सोर अगर स्टार्ट हो रहा है तो त्वचा का रंग लाल पड़ने लग जाएगा। उस स्पेसिफिक जगह पे त्वचा की उस विशेष जगह पे लालपन आ जाएगा, लालिमा छा जाएगी और उसके बाद उसमें छाले भी हो सकते हैं। अगर इस अवस्था में हमने सही से ध्यान दिया, करवट दिलाना स्टार्ट कर दिया या फिर बाकी चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी स्टेज जो होती है, दूसरी स्टेज में जो है त्वचा का ऊपरी सतह निकल जाएगी और अंदर वाली त्वचा दिखने लग जाएगी जो कि लाल होती है। जैसे हम चोट लग जाती है उसके बाद जो अंदर की लाल और सफ़ेद त्वचा दिखती है उस प्रकार से हमें दिखाई देगी। इस अवस्था में भी हम अच्छी सी डॉक्टर के द्वारा एडवाइस की हुई एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स वगैरह या पाउडर वगैरह का यूज करके हम घर पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में कुछ जो रेगुलर नियमित देखभाल वाली चीज़ें हैं उन सब का ध्यान रखते हुए हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। तीसरी जो स्टेज होती है बेड सोर की, तीसरी स्टेज में क्या होता है कि वो जो त्वचा फट गई थी, कट गई थी, सेकंड स्टेज तक पहुंच चुका था, वो धीरे धीरे आप एक घाव के रूप में उभरने लगता है। घाव में वो आपकी मांसपेशियों या फिर नीचे वाले टिश्यूज वगैरह होते हैं उनको इन्वॉल्व करने लगेगा और वो घाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एक घाव का रूप ले लेगा। इसको हम थर्ड स्टेज का बेड सोर कहते हैं। ये कंडीशन, इसमें भी संक्रमण होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और फोर्थ स्टेज जो होती है उसमें इतना बेड सोर बढ़ जाएगा कि हड्डियां तक हमें दिखाई देने लगी। तो थर्ड और जो फोर्थ स्टेज है वो सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन होती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा संक्रमण होने की वजह से, बेड सोर की वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो बेड सोर से बचने के लिए सबसे पहले हमें, जो व्यक्ति हमारा लंबे समय तक बेड के संपर्क में है उनको हर 2 घंटे में उनकी करवट चेंज कराएं या पोजीशन चेंज कराएं। अगर एक ही अवस्था में है तो उसे बार बार चेक करें, हर 2 घंटे में चेक करें। टॉयलेट वगैरह के लिए चेक करें और जितने भी फैक्टर्स हमने बताए थे बेड सोर होने के, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करें तो बेड सोर होने से बचा जा सकता है। क्योंकि ये वीडियो सामान्य लोगों के लिए था इसलिए हमने इसमें इतना डिटेल में बात नहीं की जितना डिटेल में ये मेडिकल में टॉपिक है। इसलिए अगर आप लोगों के किसी के कुछ डाउट होते हैं तो आप हमें सीधा मैसेज के द्वारा बता सकते हैं।